नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर विज़न पॉइंट। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड वन आरक्षी का पेपर जो है यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाना है और जिसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ स्टार्ट करी है 50 क्वेश्चंस की। 50-50 क्वेश्चन का सेट आपके लिए मैं लाया हूँ 50-50 क्वेश्चंस का, जिसमें आपका जीएस है, उत्तराखंड है, हिंदी के क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो चलिए हम अपनी बिना देरी करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ये आपके अलंकार चैप्टर से है। इसका उत्तर होगा आपका श्लेष अलंकार होगा। और श्लेष अलंकार देखिए वो होता है जहाँ पे एक शब्द के एक से अधिक बहुत सारे अर्थ जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। श्लेष का मतलब चिपका होना। तो जहाँ पे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जो है चिपके होते हैं वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया था। तो इनको ये सम्मान दिया गया था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं दोस्तों आपके 4 प्रकार के। इनके जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। ये 4 प्रकार के आपके अविकारी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। महामानव बुद्ध किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है, इसको आप याद रखिए। मुक्त छंदों का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है। देखो वह कौन सा कवि था जिसने अपने साहित्य में या अपनी कविताओं में मुक्त छंदों का प्रयोग किया गया है। तो उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। आपका जो वाक्य है, बाहर देख के आओ कोई आया है। देखो जो कोई शब्द होता है, जब भी आपके वाक्य में कोई शब्द आए और आपसे पूछे कौन सा सर्वनाम है तो आपने सीधे सीधे उत्तर लगाना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला, दूसरा, तीसरा निश्चित संख्यावाचक के किस उपभेद में आता है। निश्चित संख्यावाचक होते हैं, उसके आपके कई उपभेद होते हैं, उपभेद होते हैं। गणनावाचक है, आवर्तीवाचक है, क्रमवाचक है। तो ये आपका हो जाएगा क्रमवाचक। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए यह गाड़ी मेरी है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। देखिए इसमें रेखांकित शब्द नहीं हो रखा है, लेकिन रेखांकित शब्द की बात कर रहा है यह, यानी कि यह सर्वनाम है, यह सार्वनामिक विशेषण है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका यह गाड़ी मेरी है। ये होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण देखिए क्या होते हैं दोस्तों। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं जो सर्वनाम संज्ञा रूप के पहले आता है और किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर संकेत करे। तो यहाँ पे देखो जो यह और वह शब्द आए हैं, ये कैसे आए हैं आपके। ये गाड़ी के लिए यह शब्द जो है आपका संकेत कर रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगर यहीं पे हम बात करें कि अगर यह वह के बाद जो है कोई भी आपका संज्ञा शब्द ना हो तो ये आपके सर्वनाम हो जाते हैं। यह वह आपने पढ़े होंगे, ये सर्वनाम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके बाद एक संज्ञा शब्द आया है, किसी वस्तु की तरफ ये संकेत कर रहे हैं। यह गाड़ी मेरी है, यह किताब मेरी है, यह मकान मेरा है, ठीक। या वह गाड़ी मेरी है, वह मकान मेरा है। तो ये हो जाते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण। चलिए ये इसमें आपको पता लग गया होगा अंतर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में यही अंतर होता है। उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इजी सवाल है आपका। 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए 2 प्रकार की मुख्य क्रिया होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो आपकी सकर्मक होगी, जिसमें कर्म की कोई प्रधानता नहीं होती है वो आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई। देखिए के लिए शब्द जहाँ पे भी आता है, कारक की बात हो रही है, तो वो संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई, संप्रदान कारक। लिंग कैसा शब्द है। लिंग एक आपका अरबी शब्द है। देखिए तत्सम तद्भव भाई आप पढ़िए, अरबी फारसी के शब्द होते हैं, तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। इन शब्दों का आप
रोज डेली 5-5 10-10 शब्द आप इनको देखते रहिए, याद करते रहिए, इनको डेली पढ़ते रहिए। तो पढ़ते पढ़ते आप हैबिट में आ जाएंगे, तो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। वह जाने का वादा कर चुका था, वाक्य में कौन सा काल है? ठीक, ये समय काल की बात हो रही है, वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्य काल है। तो पूर्ण भूतकाल, क्योंकि वो वादा कर चुका था, मतलब कंप्लीट हो गया, आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, समाप्त हो गया है, तो पूर्ण भूतकाल आपका यहाँ पे कहलाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं? देखिए दोस्तों, हमें एक प्रश्न से कई प्रश्न निकालने हैं। देखिए, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, अब धातु क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है, पहला सवाल आपका हो गया। तो यानी कि धातुओं के साथ, यानी कि जो प्रत्यय आप क्रिया के साथ लगा रहे हैं वो आपके कृत प्रत्यय हो जाते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं वो आपके तदित प्रत्यय हो जाते हैं। कृत से कृदंत प्रत्यय बनते हैं, तदित से तदितांत प्रत्ययों का निर्माण होता है। निम्न में से पुल्लिंग को छांटिए। देखिए, संस्कृत भाषा हो गई, अमावस्या हो गई, अमावस्या की रात हो गई, जीप कट गई। ठीक, देखिए इनका आप वाक्य बना के भी प्रयोग कर सकते, जीप कट गई। ठीक है, अमावस्या जो है, अमावस्या की रात आ गई है, तो स्त्रीलिंग, यानी कि बाकी शब्द यहाँ पे संस्कृत हो गया, जीव हो गया, अमावस्या, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन जो नीम शब्द है आपका, वो शब्द है आपका पुल्लिंग, नीम शब्द। छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, देखो शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है, यानी कि क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रयोग और रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग और रचना के आधार पे वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन सा पत्र, अगला प्रश्न देखिए आपके पत्रकारिता से है। आपके देखिए पत्रकारिता भी है, अभिव्यक्ति माध्यम भी है, दूरदर्शन है, टीवी है, इंटरनेट के बारे में है, कुछ कंप्यूटर के फ़ॉन्ट है, हिंदी में, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो हिंदी में इन मुख्य जो चैप्टर हैं आप इन पे भी विशेष ध्यान दीजिए, अन्य के अलावा भी, क्योंकि इससे एक एक दो दो प्रश्न तो आपके एग्जाम में रहेंगे 20 नंबर में। कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? ये आपके सरकारी पत्र होते हैं। सरकारी पत्र में पत्र संख्या किस स्थान पे होती है? ऊपर दाईं तरफ होती है। ध्यान में रखिए, सरकारी पत्र में जो पत्र आपकी संख्या होती है वो होती है ऊपर दाईं तरफ। ऐसा पत्र जिसके माध्यम से कोई सूचना एक ही साथ विभिन्न दफ्तरों या कार्यालयों में चली जाए। देखिए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, डेफिनेशन, परिभाषा से उठाया वो क्वेश्चन है, और ऐसी आयोग भी करता है। देखिए पत्रकारिता में जो पत्राचार है या पत्रकारिता वाला जो आपका चैप्टर है, उसमें आपने देखिए जो मेंस होते हैं उसमें तो आपको पत्र लिखने होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो परिभाषा से सबसे ज़्यादा है। तो आपके जितने भी सरकारी हैं, अर्धशासकीय हैं, परिपत्र है, टिप्पण है, विज्ञप्ति है, इनकी डेफिनेशन जरूर याद कीजिए, इनकी परिभाषा जरूर याद कीजिए, क्योंकि आयोग डेफिनेशन से क्वेश्चन बनाएगा या इन पत्रों की जो विशेषताएं होती हैं उनसे सवाल बनाएगा। जैसे सरकारी पत्र में पत्र संख्या कहाँ लिखी जाती है, सरकारी पत्र में दिनांक कहाँ रहता है, ठीक, प्रेषक और प्रेषिती कहाँ लिखे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इनकी विशेषताओं में पता चलेगी। तो ये परिपत्र हो गया दोस्तों। ठीक, ऐसा पत्र जिनके माध्यम से कोई सूचना एक ही साथ विभिन्न कार्यालयों में आप एक साथ भेज सकते हैं, अलग अलग कार्यालयों में आपको भेजनी है, एक कोई भी सूचना भेजनी है तो वो परिपत्र हो जाता है। अगला प्रश्न आपका देखिए, भारत में ठगी प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं किस क्रांति का नारा था? अमेरिका की क्रांति का ये नारा था, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था आपका 1839 में जो है क्रीमिया का युद्ध घटित हुआ था। क्रीमिया क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? नहीं सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 1856 में आपका क्रीमिया का युद्ध हुआ था। पंचायतों में सुधार के लिए सादिक अली समिति का गठन कब हुआ था? तो 1964 में इस समिति का जो गठन हुआ था 1964 में हुआ था। अब आपको देखिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, सादिक अली समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? पंचायतों में सुधार, और कब गठन हुआ था? 1964, दोनों आपको याद रखने। प्रश्न आपके किसी उससे किसी भी रूप में आपको आयोग पूछ सकता है, सादिक अली समिति का संबंध या कब गठन हुआ था। कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा
कब दिया गया था? ये तो आपका 2008 में दिया था, बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1984। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कब हुआ था? 1984 में। अरुण ग्रह का हरा रंग किस कारण से होता है? मीथेन के कारण होता है, क्योंकि हरा ग्रह कौन सा कहा जाता है? अरुण। दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि हरे रंग का जो ग्रह होता है वो किसको कहते हैं? अरुण के कहते हैं। क्यों हरे रंग का होता है? मीथेन के कारण होता है। बन्नी ग्रास लैंड भारत में पाया जाता है? गुजरात में। भारत में स्थित 4 मठ हैं, उनमें कौन सा मठ शिव भगवान को समर्पित है? श्रृंगेरी मठ। द्वैतवाद का समर्थक कौन थे? निम्बकाचार्य बच्चों इसके समर्थक थे। दोस्तों ध्यान में रखिएगा इसको। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये गुप्त वंश में स्थापना हुई थी, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। 1025 में देखिए सोमनाथ का आक्रमण, ये इसके बारे में कुछ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, बातें बता देता हूँ कि सोमनाथ पे जो आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनवी के शासनकाल, महमूद गजनवी ने ये आक्रमण करा था। बहुत प्रसिद्ध आक्रमण है और बहुत प्रचलित भी है। बहुत बार इसमें प्रश्न पूछा गया है कि सोमनाथ पे आक्रमण कब हुआ था। देखिए पहला सवाल तैयार, 1025। सोमनाथ पे आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? महमूद गजनवी। और जैसा कि अभी इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन रखा गया आपके लिए कि कौन से नंबर का आक्रमण था गजनवी का, तो ये 16वें नंबर का आक्रमण था। और सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो आपका भीमदेव प्रथम था। ये आपको याद रखना है। सल्तनत काल में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपका बी होगा, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अकबर ने अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? ये लड़ा था सन 1601 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी? देखिए आपको पता ही है, पहली पुर्तगाली आई थी और अंतिम रूप से आपकी स्वीडिश आई थी। लेकिन कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले कौन सी यूरोपीय कंपनी थी? तो वो आपकी पुर्तगाली थी। पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे इंडिया छोड़कर। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। और तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अभी आंध्र प्रदेश की भी राजधानी देखिए हैदराबाद है। और अभी पहले जब तेलंगाना बना था तो उस समय राजधानी को संयुक्त बना दिया गया कि भाई हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी कहलाएगी। उसी समय घोषणा हुई थी बच्चों कि हैदराबाद की नई राजधानी अमरावती घोषित की गई थी, जिसको जापान के सहयोग से बनाया जाएगा। जापान के सहयोग से उसको राजधानी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। वहाँ पे जितने भी विकास से संबंधित काम होंगे या जो भी आपके विधानसभा बननी है, हाई कोर्ट्स वगैरह, हाई कोर्ट बनना है या अन्य जितने भी ऑफिसेज बनने हैं या जितने भी मंत्रियों के आवास बनाए जाएंगे, सब जापान के सहयोग से थे। लेकिन देखिए अभी लेटेस्ट मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूँ कि अब हैदराबाद की आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी होगी वो विशाखापट्टनम कहलाई। विशाखापट्टनम को नई राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ना कि अमरावती को। तो ये चेंज हो गया है। आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए और सुन लीजिए और नोट कर लीजिए कि अब आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम को विकसित किया जा रहा है, ना कि अमरावती को। लेकिन जब तेलंगाना बना था उस समय जो घोषणा हुई थी उस समय अमरावती की बात हुई थी। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन करके तेलंगाना को अलग बनाया गया, तो उस समय राजधानी दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती घोषित की गई थी। लेकिन आगे भी अगर हम इसमें करंट अफेयर्स लेके चलें तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है वो विशाखापट्टनम को विकसित किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा ये। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब का है? ये है आपका 2005। देखिए वैसे बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग बना था वो 2007 में इसका गठन हुआ था, लेकिन 2007 देखिए विकल्प में नहीं है और 2005 दे रखा है। तो 2005 आंसर क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो बाल अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है, जो एक्ट आया था वो 2005 में आया था। उसी एक्ट के सिफारिशों के आधार पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है का जो गठन हुआ था वो 2007 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अधिनियम 2005 का है और गठन का वर्ष हो गया आपका 2007।
पंजाब प्रांत ब्रिटिश इंडिया में कब शामिल किया गया था? तो पंजाब प्रांत को शामिल किया गया था 1849 में। ट्री मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विष्णु लांबा। पाहुल प्रथा कौन से नंबर के सिख गुरु ने शुरू की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट करा था इसको, और गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें नंबर के गुरु कहलाते हैं। तो इन्होंने पाहुल प्रथा स्टार्ट करी थी। कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? कुल पुराण हमारे 18 हैं, और 18 में जो राजाओं की जो वंशावली है सिर्फ 5 पुराणों में, ठीक, 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। बिल्कुल याद रखिएगा, 18 में से 5 पुराणों में है। देखिए, डायमेक्स नामक राजदूत किस शासक के समय भारत आया था? ये आए थे बिंदुसार के टाइम पे। और बिंदुसार कौन से वंश से संबंधित है, किस वंश का राजा था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में कि बिंदुसार जो है किस वंश का राजा था, किस वंश से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो देखिए, ये मिलती है आपकी हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा जो अभिलेख था वो कलिंग नरेश खारवेल का है। उसी में हमारी जो कलिंग युद्ध की जो विस्तृत जानकारी है इससे प्राप्त होती है, ठीक, कलिंग नरेश खारवेल। और कलिंग नरेश खारवेल यह अभिलेख कहाँ पे स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। अगला जो अभिलेख दे रहा है, देखिए ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख था आपका मालवा नरेश यशोवर्मन का यह अभिलेख है, उनसे संबंधित जो है ये अभिलेख है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाथी गुम्फा अभिलेख की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा में ये लिखा गया। अब आपको एक सवाल मैं और पूछता हूँ कि संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? देखिए, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये आप याद रखिए, ये सारी आपकी रबी की फसल है। तो ये रबी की फसल बोला, यानी कि गेहूं, जौ, चना। चना आपका आंसर आ गया, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अन्य जो 3 फसलें ये आपकी खरीफ की होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बार अवकाश लिया गया था? तो 3 बार अवकाश लिया गया था, सी उत्तर आपका सही होगा। इंदिरा गांधी बनाम भारत संघवाद किस वर्ष हुआ था? 1992 में ये हुआ था। और ये जो वाद ये किससे संबंधित था? ये ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित जो है ये वाद हुआ था। एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ेगा किस वर्ष से लागू हुआ था? 1996 से। देखिए, 1996 से पहले की क्या व्यवस्था थी कि एक उम्मीदवार कई स्थानों से चुनाव लड़ सकता था, ठीक, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज करा, इसको परिवर्तन करा, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, और ये व्यवस्था बनाई गई कि 1996 से जो है ये व्यवस्था बन गई कि अब एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ेगा। मतलब 2 स्थानों से लड़ सकता है, लेकिन 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ेगा। 1996 की व्यवस्था ने इसको बंद कर दिया है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में देखिए किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता जी ने प्रस्तुत किया था। और जब राजेंद्र प्रसाद इसके हमारे अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, तो उस टाइम पे ही हंसा मेहता जी ने राष्ट्रीय ध्वज राजेंद्र प्रसाद जी को जो है प्रस्तुत किया था। ये आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? देखिए, ये आर्टिकल्स हैं पंचायती राज से संबंधित। देखिए 243 आर्टिकल, लेकिन इसका सब भाग हैं ABCDEF, तो इनको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन, हर परीक्षा में इससे संबंध में आपका एक प्रश्न जरूर उठाया जाता है, आयोग जरूर पूछता है। और ये 243 के जो भाग हैं, ABCD जितने भी भाग आपके दे रखे हैं, 243 जो कि पंचायतों से संबंधित है, इनको आप बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लीजिए, सारे भाग याद कर लीजिए। देखिए, अभी ये पूछ रहा है कि न्यायालयों के हस्तक्षेप पे कौन सा भाग रोक लगाता है, तो 243 इसमें भाग लगाते हैं। इसी तरह से सारे हैं, F में कुछ है, G में कुछ है, K में है, A में है, B में है, C में। जैसे D में मैं बताऊँ आपको, तो D में जो है पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो इसी तरह से डी वाला भाग तो कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है, तो इनको बिल्कुल आप याद कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति ने किस विधेयक को रोकने के लिए जेबी वीटो का प्रयोग किया था? आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। और जेबी वीटो का प्रयोग इन राष्ट्रपति ने करा था और किस विधेयक के लिए करा था? तो देखिए, दहेज विधेयक, बैंकिंग विधेयक, पोटा विधेयक, तीनों विधेयक में से तो किसी पे भी नहीं करा था। लेकिन इसका जो उत्तर है, इसका जो आपका आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। लेकिन
अब इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे तो आपको दे रखा है, लेकिन पर एग्ज़ाम में तो ज़रूरी नहीं कि आपका इनमें से कोई नहीं दिया होगा। तो आपको इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस राष्ट्रपति ने इस किस विधेयक को रोकने के लिए जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इसका उत्तर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये दोस्तों हमारी आज की जो सीरीज़ है इसका समापन हो गया है। 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ दे रखी थी, इस पे मैंने आपको आंसर्स भी बताए, कुछ का मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया, आपको थोड़ा डिटेल भी दी है। और प्रश्न से संबंधित जो मैं अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ, देखिए ये तो आपको बिल्कुल नोट करनी चाहिए और नोट करके आप उसको अतिरिक्त जानकारी को याद कीजिए। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और कमेंट आप करेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाने आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो भी लेके आऊँगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट सीरीज़ भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको इसी से संबंधित जो है, जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड पेपर होना है, इसी के लिए सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। और यूके पीएससी के पैटर्न पे ही ये सीरीज़ आपकी स्टार्ट करी, क्योंकि यूके पीएससी ने लेना है। अब यूके ट्रिपल एस से भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट करेगा, तो उसके बेस पे भी हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप जब कमेंट करके बताएंगे तो उसके बाद हम इसको और अच्छे से इसको कोशिश करेंगे सीरीज़ को बनाने के लिए, और अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेके आएंगे। इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, और मेरे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।